हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले 4 से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बाजार के साथ। तो आज के दिन भी बाजार में यूजुअली पहले से थोड़ा सा अनुमान था कि बाजार में आज के दिन भी लाल रंग देखने को यहाँ पे मिल सकता है एंड कुछ वैसा ही नज़ारा देखने को मिला। हाँ, कल के दिन जो गिरावट देखने को मिली थी वो बहुत ही खतरनाक थी। 460 पॉइंट बाजार में गिरावट थी, 2% से ज़्यादा बाजार गिरा था। आज के दिन 0.5% डाउन है, 100 पॉइंट की ही गिरावट है, कोई बड़ी गिरावट नहीं है, ओके ओके गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। सो हम कह सकते हैं शुरुआत में मतलब अच्छी खासी हैमरिंग यहाँ पे हुई थी, आप देख सकते हो। गैप डाउन खुला, उसके बाद यहाँ पे तो लगा था कि भाई कल के दिन का जो नज़ारा था शायद से वैसे ही वापस हम लोग को देखने को मिलने वाला है। लगातार बाजार लोअर लो काटते ही जा रहा था, 21,300 को भी तोड़ दिया था, ठीक है। बट उसके बाद थोड़ी सी अच्छी रिकवरी यहाँ पे आई एंड उसके बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं कि समहाउ यहाँ पे केवल 100 पॉइंट की ही गिरावट देखने को मिली। आज के दिन भी हम यहाँ पे कह सकते हैं बाजार में गिरावट ही देखने को मिले। बट चलो, कल के दिन के हिसाब से तो नज़ारा काफ़ी हम लोग को कम ही देखने को यहाँ पे मिला है। देन अगर हम लोग बात करें, हमारा फोकस था भाई HDFC बैंक के ऊपर, क्योंकि HDB की अगर हम लोग बात करें, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वाला, कल के रात तो भाई ये तो 9.25% तक गिर गया, ठीक है। हम लोग वीडियो बना रहे थे अभी 6%, 7%, 8%, देन थोड़ी सी रिकवरी आई, बट बाद में 9.25% तक गिरा था। तो आज के दिन तो पता ही था कि इसकी बैंड वापस यहाँ पे बजने वाली, कितना वही देखना यहाँ पे बाकी था। तो शुरुआत तो ज़बरदस्त गैप डाउन के साथ ही हुई एंड आप देख सकते हो यहाँ पे 3% की गिरावट आज के दिन भी HDFC बैंक में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली। HDFC बैंक में 3% की गिरावट भी दोस्तों मतलब काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाती है। हाँ, अभी उस हिसाब से अगर हम लोग देखें कि भाई हाँ, HDFC का जो अमेरिकन बाजार में जो ADR देखने को मिल जाता है, उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हाँ, कंपैरेटिवली कम ही लगेगा कि चलो भाई 9% के हिसाब से अगर देखा गया, ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं, वो 9 गिरेगा तो ये भी 9 गिरेगा करके, बट एक अनुमान उसी के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल ही जाता है, बिकॉज दोनों सेम ही स्क्रिप्ट है। सो आप देख सकते हैं 3% की गिरावट आज के दिन भी देखने को यहाँ पे मिल गई एंड शुरुआत में हम कह सकते हैं गैप डाउन देखने को मिला, फिर एक ही रेंज में चल रहा था। 12 बजे तक लगा था कि भाई क्लोजिंग भी ऐसे ही हो जाएगी, यहाँ पे ये ऐसा कंसोलिडेट करेगा, बट नहीं। उसके बाद एक और बड़ा सेल ऑफ यहाँ पे आ गया, किसी ने तो बड़ा माल बेचा होगा एंड उसके बाद HDFC बैंक में हम लोग को बड़ी गिरावट देखने को यहाँ पे मिली। 2 दिन में हम कह सकते हैं HDFC बैंक में काफ़ी बड़ा हम लोग को करेक्शन यहाँ पे गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बहुत ही रेयर सर्कमस्टेंसेस में हम लोग को इस प्रकार का नज़ारा देखने को मिल जाता है। हाँ, बट इसके पीछे एक सॉलिड रीज़न भी है कि कंपनी के Q3 के नंबर बाजार को इतने कुछ खास नहीं लगे। वैसे तो नंबर इतने कोई बकवास नंबर नहीं थे, मतलब बोलते ना कि घटिया ही नंबर देखकर ही हम कह सकते थे कि भाई हाँ, तो डिजर्व ही करता था ऐसा ही गिरना। इतने भी खराब नंबर तो यहाँ पे नहीं थे, बट यस, फिलहाल जो नज़ारा देखने को यहाँ पे मिल रहा है HDFC बैंक का कुछ ऐसे ही। एंड जब HDFC बैंक गिर जाता है तो आपको लूप तो पता ही है कि बैंक निफ्टी में भी वो प्रेशर देखने को मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 350 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में हो गई। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 1% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल गई एंड फिर तो आपको बताइए निफ्टी 50 भी उसी रेंज में हम लोग को वापस प्रेशराइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल ही जाता है। सो कल के दिन भी हम लोगों ने इस पॉइंट को ज़रूर फोकस में रखा था कि HDFC बैंक कि मतलब हेल्थ कैसी रहेगी, क्योंकि उसी के हिसाब से हम लोग को समझ में आएगा कि निफ्टी 50 में भी उसका क्या इम्पैक्ट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो हम फिलहाल तो कह सकते हैं कि HDFC बैंक में अभी भी हम लोग को गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिल रही करके अभी लग रहा है। 2 दिन यहाँ पे जो गिरावट होने के बाद शायद से आज के दिन थोड़ा सा ADR हरे निशान में HDFC बैंक को थोड़ा सा भी परफॉर्मेंस अगर दिखा दे तो ठीक यहाँ पे रह सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो कल के दिन कुछ कंपनी के नंबर आए थे, जैसे कि आलोक इंडस्ट्री। कल के दिन भी मैंने आप लोगों को ये पॉइंट अब बोला था, वही आप ही रिपीट करना चाहूँगा। आलोक इंडस्ट्री को हम लोग इतना कोई ज़्यादा कवर नहीं करते हैं। हाँ, इसको कवर करने का जो मकसद था 2018 में वो एक ही था, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड की। मुकेश अंबानी को ये कंपनी कुछ भी करके चाहिए थी, बहुत कुछ ड्रामा यहाँ पे हुआ था, कानून में भी बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे हुए थे एंड उसी चीज़ का फायदा यहाँ पे होते हुए देखने को मिला। दैट्स इट, अभी इसका काम खत्म यहाँ पे हो चुका है। एनीवेज, कल के दिन आलोक इंडस्ट्री के नंबर देखने को मिले, नंबर में कोई सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं था। अभी तक कंपनी लॉस में ही देखने को मिल रही थी, वही लॉस कंपनी ने कंटिन्यू रखा है। कभी लॉस कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। इसमें तेज़ी सिर्फ एक ही चीज़ के चलते आ जाती है एंड वो है खबर। न्यूज़ को अगर कोई आ जाते हैं, खास करके मुकेश अंबानी की ओर से ही कोई न्यूज़ आ जाती है कि वो इसमें पैसा लगा रहे हैं, प्रेफरेंशियल शेयर्स उनको इश्यू हो रहे हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए अगर आज के शाम अगर कोई खबर आ गई, मुकेश अंबानी बोल रहे कि मैं और 1000 करोड़, जस्ट ऐसा बोल रहा हूँ, हाँ, तब जाके इनमें जोश आ जाता है। खुद के परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर देखा गया तो स्टॉक ने अभी तक तो कुछ खास परफॉर्मेंस दिखाया नहीं है एंड बैलेंस शीट PNL क्या ही देखे, सब कुछ हम लोग को तहस तहस से देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सिर्फ इसमें एक ही चीज़ है, होप, कि मुकेश अंबानी है ना कुछ तो करेंगे करके। अभी करेंगे नहीं करेंगे, वो कुछ कब आएगा किसी को भी नहीं पता। तो उस हिसाब से अगर हम लोग जाएंगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा रिस्की बेट यहाँ पे हो जाता है। वरना देखा गया तो आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देख सकते हैं, इसके पहले भी ऐसे तेज़ी बनती रहती है इसमें, बट वो तेज़ी यूजुअली टिकती नहीं है। तेज़ी टिकने के लिए क्या चाहिए भाई, आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। जब आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं ना, शेयर गिरने के बाद फिर बड़े प्लेयर्स आ जाते हैं। अभी HDFC बैंक की बात कर लो,
ठीक है, वो गिरेगा, एक टाइम तक यहाँ पे गिरते रहेगा, कोई बात नहीं, उसके बाद वो इतना चीप हो जाएगा कि सब लोग उसमें निवेश करने के लिए स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि वो जीरो हो जाएगा करके, ठीक है। ये होती है खासियत फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी की। बट जो फंडामेंटली वीक होता है वो न्यूज़ बेस के हिसाब से चलता तो ज़रूर है, बट उसकी तेज़ी टिकाऊ नहीं होती, वो नीचे आ जाता है। हाँ, अगर यही फंडामेंटली स्ट्रांग रीजन के चलते, अच्छे नंबर के चलते अगर तेजी आती तो फिर स्टॉक ऐसे नीचे नहीं आते, स्टॉक फिर उस तेजी को क्या कर लेते, होल्ड कर लेते। हाँ, छोटा मोटा करेक्शन चल जाता है। ये बेसिक्स आपको सीखने हैं दोस्तों। मैं देखता हूँ ऐसे स्टॉक्स में लोग खास करके इमोशनली निवेश करने के लिए यहाँ पे जाते हैं, अरे ये तो भाग रहा है, अरे भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। हाँ ठीक है भाई, भाग रहा है, नीचे भी आ जाएगा, फिर क्या करोगे, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो नीचे आया कि नहीं। वो तो तेज़ी टिकना इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये चीज़ आपको मतलब दीवार के ऊपर छाप दो, ये जो चीज़ें मैं आपको बोलता हूँ ना, हम बार बार इन चीज़ों को भूल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एक बिगिनर लेवल का क्या होता है, हाँ तेज़ी देख ली, स्टॉक भाग रहा है, दैट्स इट, तो उसके इमोशन ट्रिगर हो जाते हैं। देन फोमो आ जाता है कि अरे भाई ये तो भागते ही जा रहा है साइड से, अभी तो सीधा ऐसा है कि कल ही करोड़पति बन जाएंगे करके, और इसलिए वो पैसा डाल देते हैं। तो ऐसे अगर हम लोग तुक्केबाजी करेंगे तो फिर मतलब पैसा बनना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे आईएक्स की तो स्टोरी तो अभी क्लियर हो चुकी है। क्लियर मतलब अभी क्या, बस अभी स्टेटमेंट यहाँ पे बाकी है। अभी खुद ऊर्जा मंत्री ही आरके सिंह जी ने ही इतना ऑफिशियली ये बोल दिया कैमरे के सामने कि भाई हम तो मार्केट कपलिंग करके ही रहेंगे करके, ठीक है, होगा ही करके, ठीक है, एक यूनिफॉर्म प्राइस हमें लोगों को चाहिए ही करके। तो फिर अभी डिस्कशन ही खत्म, ठीक है। ऑफिशियली तो अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बट अभी मंत्री जी अगर बोल देंगे, ठीक है, तो अभी और क्या ही बचा करके। तो इसी चीज़ के चलते आज के दिन भी यहाँ पे गिरावट यहाँ पे होना तय ही था। कितना होना था वही देखना बाकी था। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कल के दिन 9-10% गिरा, आज के दिन भी ऑलमोस्ट 6-7% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। आप देख सकते हैं वापस स्टॉक हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो वैसे तो देखा गया तो मार्केट कपलिंग से रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर थे उन्होंने तो 70% से ज़्यादा विरोध में ही वोट यहाँ पे किया था, बट उसके बावजूद मार्केट कपलिंग के ऊपर ही उन लोगों का फोकस हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ठीक है, अगर उन्होंने मन बना ही लिया है तो इस चीज़ के चलते आईईएक्स को कितना नुकसान होगा ये कल के वीडियो में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। आईईएक्स में क्या चीज़ है, प्राइस डिस्कवरी प्लस बिडिंग, ठीक है। तो अगर देखा गया तो बाकी जितने भी एक्सचेंजेस है उनमें भी बिडिंग होती है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली क्यों अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस डिस्कवरी होते थे, ज़्यादा वॉल्यूम्स यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलते थे, बाइंग सेलिंग यहाँ पे होती थी, तो प्राइस डिस्कवर होता था। तो अभी प्राइस डिस्कवर नहीं होगा, तो ये भी क्या करेंगे, ये भी बिडिंग के प्रोसेस में आ जाएंगे, तो ये बिड हो जाएगा। नॉर्मल बाय सेलिंग से रिलेटेड हम लोग को जो रेट्स बनते हुए देखने को मिलेंगे वो किधर चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे सुपर एक्सचेंज के ओर, एंड वो डिसाइड करेंगे कि फाइनली प्राइस क्या बनेगा करके। तो आईएक्स का जो स्पेसिफिकली एक जो दर्जा हम लोग को देखने को मिलता था, वो स्टेटस मोनोपोली वाला स्टेटस यहाँ पे हट जाएगा, जिस चीज़ के चलते बड़ी कमाई यहाँ पे करते थे। अभी तक तो हुआ नहीं है, बट ये सभी मंत्री जी बोल दिए कि भाई करने ही वाले हैं करके, तो अभी क्या ही मतलब, अभी हम आगे और क्या ही बोल सकते करके। हाँ, अगर ये रिपोर्ट के जरिए भी आ जाते तो भी हम लोग बोल सकते थे भाई रिपोर्ट के जरिए करके, बट नहीं, उनका इंटरव्यू आज भी है, आप चाहो तो यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च करके देख सकते हो। उनको ये सवाल यहाँ पे पूछा गया कि क्या ये होने वाला है, तो उन्होंने सीधा बोल दिया हाँ होने वाला है। टाइम पूछा गया कब तक होने वाला है, वो टाइम उन्होंने नहीं बोला, बट उसके ऊपर काम चल रहा है करके ये उन्होंने बात यहाँ पे बोल दी है। CERC को डायरेक्शन यहाँ पे दे दिए है, वो जल्द से जल्द ये चीज़ों को लागू कर देंगे, ऐसी पॉइंट उन्होंने सामने रख दिए है। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो मार्केट कपलिंग के डर के चलते हम लोग को स्टॉक यहाँ पे लगातार टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों L&T इन्फोटेक माइंडट्री, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, बट आज के दिन तो जोरदार क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। इंडेक्स लेवल का स्टॉक है, ठीक है। सर्किट तो यहाँ पे कितने भी मतलब सर्किट तो यहाँ पे नहीं लगेगा, हाँ वो एक टेम्पररी लग जाता है, फिर होल्ड करके वापस खुल जाता है करके। तो जोरदार गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। आईटी सेक्टर में यूनिक हम लोग को चीज़ें होती हुई देखने को मिले, जिसके नंबर बहुत ही खराब है उसके शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिले, जिसके नंबर ओके ओके भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं उसके नंबर्स में तो ऐसी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं जिनके नंबर खराब है उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए करके। बट एनीवेज देखा गया तो L&T इन्फोटेक माइंडट्री, हाँ इस कंपनी में किसी का पैसा यहाँ पे डूबेगा नहीं। हाँ डूबेगा नहीं मतलब क्या, ऐसा नहीं होता है कि फटाफट रिटर्न बनेगी करके, एक एवरेज रिटर्न के हिसाब से स्टॉक एकदम फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो उस हिसाब से वहाँ पे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड से लेके बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, बट यस आज का दिन बहुत ही इनके लिए नेगेटिव दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो हम कह सकते हैं बाजार को जो इनके नंबर्स थे, इतने भी नंबर कोई वाहियत तो यहाँ पे नहीं थे कि 10-11% की यहाँ पे गिरावट हो जाए, बट बड़े प्लेयर जब माल बेच देते हैं तो फिर सब कुछ हम लोग को इसी प्रकार का नज़ारा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो डेफिनेटली कोई रिकमेंडेशन तो यहाँ पे है नहीं, बट यस ये कंपनी कोई लॉस में बेचने वाली तो कंपनी है नहीं, इतना तो हम लोग यहाँ पे इजीली कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, अच्छा ये गिरावट हम लोग को ज़्यादा और एक्सटेंसिव क्यों हो रही है, क्योंकि इनके नंबर्स के बाद बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने क्या कर दिया, HDFC बैंक की बात करें, L&T इन्फोटेक की बात करें, माइंडट्री की बात करें, तो लगातार इनको डाउनग्रेड करते हुए जा रहे हैं। सो बहुत सारे ब्रोकरेजेस अगर ये चीज़ लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे तो जिन जिन के पास ये बड़ा माल रहता है तो वो अपना माल भी यहाँ पे बेच देते हैं। आखिरी स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों पॉलीकैब इंडिया, तो आज इनके Q3 के नंबर्स आने वाले थे। नंबर
ड्यूरिंग द मार्केट ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो कैसे रहे पॉलीकैब के नंबर, तो नंबर्स आने के बाद काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली, सडनली तेज़ी आ गई, देन उसके बाद सडनली गिरावट आ गई, फिर थोड़ी सी तेज़ी के साथ रिकवरी आके हरे निशान में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हरा निशान मतलब क्या, 70 पैसे का ही हम लोग को सिर्फ जंप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो पॉलीकैब इंडिया की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो कंपनी का जो पैट है, कंसोलिडेटेड पैट 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप करते हुए देखने को मिला है 413 करोड़ के हिसाब से, एंड रेवेन्यू में भी 17% की जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो एक्चुअल में नंबर अगर देखा गया तो ये जो पैट है, पैट बोले तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो देखा गया तो इसका जो अनुमान था ये 416, कुछ लोगों का अनुमान 418 ऐसा था, तो 413 आया है। मतलब आप लिखने के लिए तो ऐसा बोल सकते हो कि अनुमान के हिसाब से हम लोगों को मतलब एस्टिमेट को मिस कर दिया, आप ऐसा कह सकते हैं प्रॉफिट के लेवल पे 416-18 का एक्सपेक्टेशन था, 413 यहाँ पे दिखा दिया, तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब नंबर कोई वाहियात तो यहाँ पे है नहीं करके, ठीक है, तो ये एक पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा, वो इनकम टैक्स रेट से रिलेटेड क्या बातें उन्होंने यहाँ पे नंबर्स के हिसाब से कोई पॉइंट डाला है, तो डेफिनेटली दोस्तों एक पॉइंट उन्होंने यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है, बट वो पॉइंट देखा गया तो कुछ नई चीज़ें आपको सुनने को देखने को नहीं मिलेगी। ये मैंने कल के वीडियो में भी आप लोगों को ये बात बोली थी। सो पॉइंट नंबर 3 आप देख सकते हो, नोट नंबर 3 आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। सो इनकम टैक्स अथॉरिटी से रिलेटेड उन्होंने क्या कहा है, तो उन्होंने ऑफिशियली इतना कहा है कि हाँ हमारे ऊपर सर्च यहाँ पे जरूर कंडक्ट हुए थे दिसंबर मंथ की। अगर हम लोग बात करें 2023 पे, तो अलग अलग प्रीमाइसेस है, प्लांट्स भी है, रेसिडेंट्स भी जो हम एम्प्लॉयज़ के देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पे सर्च जरूर कंडक्ट यहाँ पे हुए थे। एंड एज अ कंपनी हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूरी तरीके से फुल्ली यहाँ पे कोऑपरेट यहाँ पे कर रहे करके। बट हाँ, जो सेकंड हम लोगों को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल रही है, किस चीज़ के चलते, तो आप सभी लोगों को पता है कि हाँ कि इतने इनके ऊपर मतलब ये आरोप लग रहे करके, अनअकाउंटेड ये चीज़ें मिली है, वो चीज़ें मिली, तो इससे ऊपर उन्होंने क्लैरिफिकेशन वापस यहाँ पे दे दिया है कि अभी भी कंपनी has not received any written communication from the income tax department. So obviously अगर आप ये सोच रहे हो कि इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर क्या आएगा करके, तो उसका एडजस्टमेंट करने का कोई सेंस बनता ही नहीं, क्योंकि अभी तक हम लोगों को कोई रिटर्न कम्युनिकेशन मिला ही नहीं। अगर मिला तो फिर हम लोग ऐड यहाँ पे कर देंगे, ऐड लेस जो भी होता है करके, बट अभी तक तो ऐसी कोई भी चीज़ हम लोग को रिटर्न में मिलते हुए देखने को नहीं मिले। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि रिजल्ट में कोई यहाँ पे प्लस माइनस होगा करके, तो वो फिलहाल तो देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम लोगों को भविष्य में ऐसी कोई चीज़ें अगर मिल जाती है तो फिर उसका इम्पैक्ट जो भी अगर बनता है, तो इफ़ एनी, ये देखो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फिर हम लोग उस चीज़ को यहाँ पे प्लस माइनस करके आपको बता देंगे। प्लस माइनस मतलब बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर इनकम टैक्स से रिलेटेड अगर इनको ये सब में अज्यूम करके बोल रहा हूँ कि अगर कोई नोटिस जाती है, ठीक है, इतना इतना आपने ये किया है वो किया है करके, तो पॉलीकैब का भी अधिकार है कि भाई वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता है, एंड जितना भी फाइन भरना होगा, पेनल्टी भरना होगा, वो भर सकता है। ये एक ऑप्शन हो गया। या फिर सेकंड ऑप्शन वो कह सकते हैं कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, आप कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पे टैक्स यहाँ पे मांग रहे, फिर क्या हो जाएगा, फिर ये मैटर कोर्ट में चला जाएगा। एंड अगर कोर्ट में अगर कोई चीज़ चली जाती है तो फिर वो क्या हो जाएगी, कंटिजेंट लायबिलिटी यहाँ पे बन जाएगी, जो कि आउट ऑफ बैलेंस शीट आइटम हम लोग को देखने को मिल जाएगा, फुट नोट में वहाँ पे रहेगा। सो कंटिजेंट लायबिलिटी में लिखा जाएगा कि भाई पॉलीकैब का यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का केस यहाँ पे चल रहा है, इतना इतना हम लोगों के ऊपर आरोप है, अगर यहाँ पे केस अगर हम लोग हार जाते तो इतना इतना पैसा हम लोग को देना पड़ सकता है करके, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो ये सारी इफ बट वाली बातें हैं। इन पॉलीकैब के मैनेजमेंट ने भी यही पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करके बताया हुआ है कि अभी तक कोई रिटर्न कम्युनिकेशन इनकम टैक्स अथॉरिटी के ओर से उनको इशू नहीं हुआ है, तो इसलिए जो नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो नंबर्स में कोई भी आपको उस प्रकार का एडजस्टमेंट देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए। ओवरऑल अगर देखा गया पॉलीकैब के जो नंबर्स देखने को मिले वो भी डिसेंट ही नंबर देखने को मिल रहे हैं। हाँ, बट जो अनुमान था 416 करोड़ या फिर 18 करोड़, अलग अलग एस्टिमेट रहते हैं। जैसे मैंने कहा कॉन्क्रीट एस्टिमेट तो आपको नहीं मिलेगा कि सिर्फ उतना ही आना चाहिए करके, बट यस एक्चुअल में इनका कितना आ गया, 413-14 ऐसा कुछ तो आया है। सो इतने भी कोई खराब नंबर तो देखने को यहाँ पे नहीं मिले हैं। सो नंबर से ज़्यादा इनमें हम लोग को रिएक्शन देखने को मिलने वाला नहीं। हर कोई एक ही चीज़ का इंतजार कर रहा है, हाँ IT डिपार्टमेंट के ओर से क्या इनको कोई नोटिस जाएगा, रिटर्न कम्युनिकेशन जाएगा या नहीं, एंड इसके ऊपर पॉलीकैब का फिर आगे आने वाला स्टेप क्या रहेगा वो देखने वाली बात रहेगी। अगर इनको लेटर जाता है तो कितने का डिमांड यहाँ पे निकाला जा रहा है वो भी एक देखने वाली बात है, कितना आरोप इनके ऊपर लगता है नहीं लगता है वो भी देखने वाली बात है। तो इसके ऊपर ज़्यादा हम लोग को पॉलीकैब का शेयर रिएक्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ये पॉइंट भी आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। मतलब बेसिकली अनसर्टेनिटी है, हम लोग ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इफ बट सारे पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने डिटेल में कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।